अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलित थे, उन्होंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किए, इस बात को भूल जाएं कि स्कूल जहां वो पढ़े, वहां से लेकर यूनिवर्सिटी तक जहां उन्होंने पढ़ाया, उनके साथ जबरदस्त भेदभाव हुआ। भूल जाएं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। भूल जाएं कि वो दलित राइट एक्टिविस्ट। अब जो बचेगा, उन बाबा साहब में ऐसा क्या है कि उन्हें याद किया जाए? जब तक इन ऊपर बताई गई बातों को हम थोड़ी देर के लिए नहीं भूलेंगे, तब तक बाबा साहब के दूसरे बड़े काम वो सामने नहीं आते हैं। और रिजल्ट ये होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर्मेलिटीज के लिए उनको याद कर लेती हैं, या सिर्फ दलित ऑर्गेनाइजेशंस, SC ST ऑर्गेनाइजेशंस उनको याद कर लेती हैं, और उनके योगदान को ऐसे में हम बहुत छोटा कर देते हैं। दोस्तों, आज मैं जो ऊपर मैंने बातें बताई, उनको साइड पे रख के, उनको भूलकर वो बात करूंगा बाबा साहब के बारे में जो उन्होंने देश की 80% आबादी के लिए, जो काम करने वाली आबादी है, उनके लिए किया। क्यों उन्हें 400 फुट गहरी कोयले की खदान में खुद नीचे उतरना पड़ा? अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एक दिन कहा था ना कि आप सबने सुना होगा कि आजकल अंबेडकर 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 करना फैशन सा हो गया है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। फैशन नहीं है, फैक्ट है, सच्चाई है। आज के वर्किंग क्लास, एम्प्लॉय क्लास को जो हक मिले हैं, सबके पीछे एक ही नाम बार बार आएगा, और वो है अंबेडकर। उन्होंने ये भी कहा था कि इतनी बार तो अगर भगवान का नाम लेते तो भगवान मिल जाते। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। आज भगवान के पास जाकर भी एक आम इंसान यही सब तो मांगता है कि नौकरी मिल जाए, नौकरी जाए ना, घर में कोई बीमार हो तो वो ठीक हो जाए, उसका इलाज हो जाए, रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई तकलीफ ना हो, यही सब तो मांगता है, अच्छी जिंदगी। इन्हीं सब को तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने कानून के रूप में, हक के रूप में लागू किया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज जो आप 8 घंटे अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, हमेशा से ऐसे नहीं था। 14 घंटे काम करना आम बात था। 14 घंटे से 8 घंटे के वर्क आवर डे को, इस कंसेप्ट को कौन लेकर आया? अंबेडकर। वीकली हॉलीडे, संडे को आप सब लोग छुट्टी मनाते हैं, संडे की छुट्टी अदरवाइज तो यूरोपियन कंसेप्ट है। इस हफ्ते की एक वीकली ऑफ के कंसेप्ट को कौन लेकर आया? अंबेडकर। आप बीमार हो जाएं, आपको छुट्टी चाहिए, आपकी शादी हो, आपको छुट्टी चाहिए, आपके घर में किसी की शादी हो, आपके घर में कोई बीमार हो जाए, इन सब कामों के लिए आपको छुट्टी चाहिए। छुट्टियां मिलती है ना, कैजुअल लीव और सिक लीव, पेड लीव होती हैं, पैसे नहीं कटते हैं इसके। पेड हॉलीडे, पेड लीव का कॉन्सेप्ट वर्क प्लेस पर कौन लेकर आया? अंबेडकर। 8 घंटे की दिहाड़ी की मैंने बात की। 8 घंटे से ऊपर अगर काम करवाया जाए तो डबल पेमेंट देनी पड़ेगी, इसको ओवर टाइम पेमेंट बोलते हैं। कौन लेकर आया? अंबेडकर। ये सब जो मैंने आपको ऊपर बताया है, ये सब कुछ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में दिया गया है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जितने भी वर्कर्स के, प्रो वर्कर्स के जो सुधार हैं, उन सबको कौन लेकर आया? अंबेडकर। आप पढ़ाई पूरी करके जॉब के लिए मार्केट में निकलते हैं, जॉब ढूंढते हैं, आपकी कोशिश होती है कि अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, ताकि अपना गुजारा चल सके, घर वाला गुजारा चल सके। और एम्प्लॉयर की कोशिश होती है कि कम से कम पैसे देकर एक अच्छा स्किल वर्कर, एक स्किल लेबर मुझे मिल जाए। कम से कम पैसे की तो कोई लिमिट नहीं है, ये तो कितना भी मिनिमम हो सकता है। इस मिनिमम जो सैलरी है, उसकी लिमिट जो है वो लगाई गई मिनिमम वेजेस एक्ट के जरिए। 1948 का एक्ट है कि भाई इससे कम पैसा आपने अपने किसी एम्प्लॉय को नहीं देना है। अगर ये कानून ना होता तो जो आपसी बातचीत है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, उसमें मिनिमम जो पैमाना है पेमेंट का, वो कितना भी नीचे जा सकता था। लेकिन एक सीलिंग लगा दी गई कि इससे कम पैसा नहीं देना है। मिनिमम वेज कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया? अंबेडकर। महिला कर्मचारी जॉब पे जाती हैं, शादी होती हैं, प्रेग्नेंट भी होती हैं, प्रेगनेंसी से पहले भी उनको अपनी मेडिकल की सुविधाएं चाहिए, डिलीवरी के बाद भी चाहिए, अपने लिए भी चाहिए, अपने बच्चे के लिए भी चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का है, लेकिन इस कंसेप्ट को कौन लेकर आया? अंबेडकर। इस कानून के तहत 6 महीने की पेड लीव्स मिलती हैं कि 6 महीने जो प्रेग्नेंट वुमन है वो घर बैठकर अपना ध्यान रखेगी, अपने बच्चे का ध्यान रखेगी, और इन पूरे 6 महीने की सैलरी जो है उनको मिल जाएगी। कोई वर्कर बीमार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगे हैं, खर्चा सरकारी में भी होता है। फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ESI की फॉर्म में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 1948 का कानून है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स को, उनके घर वालों को मुफ्त सुविधा मिल सके इलाज की। इस कंसेप्ट को कौन लेकर आया? अंबेडकर। आपकी जॉब पूरी हो गई है, अब आप रिटायर हो गए हैं, पूरी जिंदगी आपने काम किया, इतनी तनख्वाह नहीं थी कि कुछ बचत कर पाते, जो थोड़ी बहुत बचत हुई भी थी वो बच्चों की शादी में निकल गई। रिटायरमेंट के बाद अब आप खाली हैं। प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, इसके तहत आपको पता ही होगा, अगर आपका PF कटता है तो 12.5% आपका शेयर और 12.5% आपके एम्प्लॉयर का शेयर, दोनों शेयर कलेक्ट होते हैं और एक जगह जमा होते हैं, जिसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है आपको। रिटायरमेंट के बाद आप उस पैसे को ले सकते हैं।
रिटायरमेंट से पहले भी घर में कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई शादी आ जाए, कोई इलाज किसी कराना पड़ जाए तो इस पैसे को आप ले सकते हैं। प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 कौन लेकर आया? अम्बेडकर। इंडिया में बंधुआ मजदूरी आम बात थी। बंधुआ मजदूरी के बारे में अगर आपने जानना है तो मुंशी प्रेमचंद का कोई भी नॉवल उठा के पढ़ लीजिए, आपको झलक मिल जाएगी कि इंडिया में बंधुआ मजदूरी कैसे होती थी। बॉन्डेड लेबर को संवैधानिक तौर पर इलीगल डिक्लेयर किया, आर्टिकल 23 में डाला गया, कौन लेकर आया? अम्बेडकर। चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट कि बच्चों से जो है फैक्ट्रीज में काम ना करवाया जाए, पहले करवाया जाता था, किसने रोक लगाई? अम्बेडकर। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क संविधान में डाला गया आर्टिकल 39D में। पहले ऐसा नहीं था। वुमेन को उतने ही देर काम करने के लिए कम पैसे मिलते थे और एक मेल को उतनी देर काम करने के लिए ज्यादा पैसे मिलते थे। अब जो जितनी देर काम करेगा, इक्वल वर्क करेगा तो इक्वल पे मिलेगी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये कंसेप्ट कौन लेकर आया? अम्बेडकर। अगर आपकी उम्र 20 से 30 के बीच में है तो आपको शायद इसकी जानकारी ना हो, तो आप अपने से ज्यादा उम्र वालों से पूछ सकते हैं कि जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलते थे तो जॉब की तलाश में उनको भटकना नहीं पड़ता था, इधर उधर जाके धक्के नहीं खाने पड़ते थे कि मैंने किया होगा, मुझे काम पे रख लो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था, वहां पर आपके जो आप उनसे पूछना वो एप्लीकेशन लगाते थे और वहीं पर एम्प्लॉयर भी जाता था। आप अपनी स्किल बताते थे, एम्प्लॉयर अपने रिक्वायरमेंट बताता था और उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू हो जाता था। गवर्नमेंट जॉब में मिलती थी, प्राइवेट जॉब में मिलती थी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अब भी है लेकिन काम के नहीं है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया? फिर से वही नाम आता है, अम्बेडकर। दर दर भटकना नहीं पड़ता था, जॉब मिल जाती थी। जॉब लगी हुई है, तनख्वाह मिल रही है, हर साल इंक्रीमेंट भी मिल जाता है, लेकिन महंगाई तो साल का इंतजार नहीं करती। महंगाई तो हर महीने हर हफ्ते बढ़ जाती है। अभी रिसेंटली जो है पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई से वर्कर जो है, एक एम्प्लॉय है, कैसे लड़ सके? महंगाई भत्ता उसको दिया गया। डियरनेस अलाउंस का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया? अम्बेडकर। और ऐसा नहीं है कि ये जो कानून जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, ये कानून अगर किताबों में आ गए तो सब कुछ मिल ही जाएगा। इन कानूनों को भी लेने के लिए या तो कोर्ट जाना पड़ता है कई बार, या फिर अपने ही जैसे जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके उनकी एसोसिएशन, उनकी यूनियन बनानी पड़ती है और एम्प्लॉयर को जाके कहना पड़ता है कि जी ये कानून है, ये हमें चाहिए। ये जो राइट टू असेंबल है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार कि आप कलेक्टिवली बार्गेनिंग कर सके अपने एम्प्लॉयर से, ये कंसेप्ट कौन लेकर आया? ट्रेड यूनियन एक्ट। फिर नाम वही आता है, अम्बेडकर। आज जो भी अधिकार, जो भी बेटरमेंट एक एम्प्लॉय अपने आप को जो फील कर रहा है कानून के जरिए, किसकी देन है? बार बार वही नाम आता है, अम्बेडकर, 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 अम्बेडकर। और ये सब ऐसा नहीं है कि मन में आया और चलो कानून बना दिए। बाबा साहब अम्बेडकर बस्तियों में रहे, मिल वर्कर्स की बस्ती में रहे, वहां उनकी लाइफ का रियल टाइम एक्सपीरियंस लिया। बस्ती में क्यों रहना पड़ा? क्योंकि जब वो पढ़ाई अपनी पूरी करके आए तो उनको किसी ने किराए पर मकान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो दलित जाति से थे, तो उनको मजदूरों की बस्ती में रहना पड़ा। और इसका नतीजा ये हुआ कि वर्कर्स की रियल टाइम डिफिकल्टीज को उन्होंने देखा, और जब वो लेबर मिनिस्टर बने, जी हाँ, देश की आजादी से पहले उनको लेबर मिनिस्टर बनने का चांस मिला, तो उन्होंने उन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए ये अलग अलग कानून जो है वो देश को दिए, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। और जब उन्होंने वर्कर्स कंडीशंस को देखा तो वर्कर्स की बुरी कंडीशंस में भी सबसे बुरी कंडीशन थी दलित वर्कर्स की। बॉम्बे की टेक्सटाइल मिल में दलित वर्कर्स को काम करना अलाउड ही नहीं था। क्यों अलाउड नहीं था? क्योंकि वहां पर वर्कर को अपनी उंगली और अपनी जीभ की वेटनेस से धागे को गीला करके गोल करना होता था। अगर तो कोई अपर कास्ट का पर्सन इस काम में लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई दलित कैटेगरी का पर्सन इस काम में लगा हुआ है तो वो धागा पोल्यूट हो जाता था। इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को जब बाबा साहब ने देखा तो इसका विरोध किया और ये राइट मिला दलित वर्कर्स को कि वो टेक्सटाइल मिल में काम कर सकें। अब किसी को लग सकता है कि ये तो सिर्फ दलित वर्कर्स को जो राइट मिल गया उनका भला हुआ। बिल्कुल गलत है। क्या कोई देश, ऐसा देश कभी तरक्की कर सकता है जहां की वर्कफोर्स को, जो काम करने वाले हाथ हैं, उनको काम करने का मौका ही ना मिले? जब तक वर्क प्लेस पर जाति की, कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन रहेगी, ऐसे वर्क प्लेस पर ना तो प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और देश के लेवल पर ऐसा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। तो अगर दलित कैटेगरी के वर्कर्स को बराबरी का अधिकार मिला है, काम करने का अधिकार मिला है, उससे उनका तो भला हुआ ही हुआ, देश की तरक्की भी हुई है। क्योंकि कोई ऐसा देश तरक्की नहीं कर सकता है जहां की वर्कफोर्स को कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर पीछे रख दिया जाए। कोल माइंस सेफ्टी एक्ट बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए, लेकिन इस कानून को लाने से पहले बाबा साहब ने कोल माइंस का मुआयना किया। और कैसे मुआयना किया? खुद एक कोल माइन में 400 फुट गहरा उतर गए, यह देखने के लिए कि इतनी गहरी हालात में, गहरी कंडीशंस में
धरती के इतना नीचे रह के वर्कर्स किन कंडीशंस में काम करते हैं। आज के डेट में कोई छोटा या बड़ा नेता 10 फुट गहरी कोल माइन में भी नहीं जा सकता है। आज तो फिर भी सेफ्टी है, उस वक्त तो कोई सेफ्टी भी नहीं थी। और अगर ऐसा कुछ काम करना पड़ भी जाए आज किसी नेता को, तो फोटोशूट जो है वो पहले होगा। पहले खुद ही कूड़ा फैला दो, जैसे आप सब देखते ही हैं, फिर थोड़ी झाड़ू मारी, फोटोशूट हुआ और दिखा दे कि हम कितना मजदूरों के नजदीक हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने वर्कर्स के लिए, इंडिया के वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, वर्किंग क्लास के लिए जो वर्किंग कंडीशन में जो सुधार लेकर आए, जो कानून उन्होंने बनाए, उसको उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस खुद उन्होंने मजदूरों की बस्ती में जाके लिया। कोल माइंस 400 फुट गहरी धरती के अंदर जाके लिया। इतना सब कुछ जो किया है, तो क्यों नहीं उनका नाम जो है वो बार बार, चाहे फैशन के तौर पे सही, क्यों नहीं आएगा बार बार अंबेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अब दोस्तों बात यह है कि कानून तो बन गए, लेकिन आज इन कानूनों की इंप्लीमेंटेशन तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, खत्म ही रादर होती जा रही है। ना तो वो 8 घंटे वाला कंसेप्ट है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन कह रहे हैं जी 8 घंटे कंसेप्ट तो बड़ा बेकार चीज है, 12 घंटे काम हो, 17-16 घंटे काम हो। ना तो काम के घंटे उतने रह गए हैं, ना ही किसी को डीएनएस अलाउंस मिलता है। महंगाई लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन डीएनएस अलाउंस नहीं मिलता। और भी काफी ऐसी चीजें हैं जो कानून ने दी हैं, पर प्रैक्टिकली जमीन पर लागू नहीं है। उसके लिए आप और हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो ट्रेड यूनियन बनाने का जो अधिकार जो मिला हुआ है, एक अपनी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर को इस्तेमाल किया जाए, एसोसिएशन बनाई जाए, और ये जो कानूनों के जरिए जो अधिकार मिले हुए हैं, जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, कम से कम उनको खत्म होने से तो रोका जाए। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का एक स्लोगन ये भी था, एक ये डिमांड हमसे ये भी थी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। जाते जाते एक बार फिर जो ये वर्कर्स के जो राइट मिले हुए हैं, इनके लिए जो जिम्मेदारी है, हम फिर देके जा रहे हैं बार बार अम्बेडकर 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 का नाम लेकर। फिर मिलेंगे दोस्तों, आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।